Oliver in London. The theme of this chapter is children in trouble. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे बच्चों को जब ऑर्फनेज में भेज दिया जाता है, ऑर्फनेज दैट मीन्स अनाथ आश्रम, तो वहां पे किस तरह का बिहेवियर उनके साथ होता है. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट. Now let us start the chapter. And the orphanage boy's name is Oliver. Oliver जो है वो अपने ऑर्फनेज से निकल के भागने की कोशिश करता है और वो कोशिश करता है लंदन पहुंचने की. लेकिन लंदन पहुंचने में वो ये डिसाइड करता है कि वो अपने घर से तो लंदन तक पैदल पैदल जाएगा. तो उसकी जो प्रॉब्लम्स होती है, रास्ते में उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वहां पहुंचने के बाद उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है. और ऑब्वियसली जो बच्चे होते हैं वो इस तरह के डिसीजंस ले लेते हैं जो उनको नहीं लेना चाहिए. वो सोचते हैं कि अगर हम घर से निकल के चले जाएंगे या कहीं और रहेंगे तो हमारी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी. लेकिन ऐसा नहीं होता है. प्रॉब्लम्स जो होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हम आज के टाइम पे किसी पे भी बिलीव नहीं कर सकते हैं. तो किस तरह की प्रॉब्लम्स वो फेस करता है और किस तरह के लोग उसको मिल जाते हैं, और भी गंदे लोग उसको मिल जाते हैं, तो वहां पे उसको क्या क्या डिफिकल्टीज होती है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. एंड ऑल ऑफ यू मस्ट कीप योर बुक्स ओपन विथ यू. पेज नंबर 133. Oliver was born in a workhouse in a small town about 70 miles from London, England, in the early part of the 19th century. Oliver was born in a workhouse. Oliver जो है उसका बर्थ हुआ था एक वर्कहाउस में, इन अ स्मॉल टाउन, और एक छोटे से गांव में हुआ था, अबाउट 70 माइल्स फ्रॉम लंदन. और ये जो उसका टाउन था वो 70 माइल्स दूर था लंदन सिटी से. और लंदन जो है वो इंग्लैंड में है. इन द अर्ली पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, और उसका बर्थ हुआ था 19th सेंचुरी के अर्ली पार्ट में. हिज मदर डाइड ऑलमोस्ट इमीडिएटली आफ्टर हिज बर्थ. और उसकी मदर जो है उनकी डेथ हो चुकी थी. ओलिवर के पैदा होते ही उनकी मदर की डेथ हो चुकी थी. ही वॉज देन सेंट टू एन ऑर्फनेज, और इसी वजह से उसको ऑर्फनेज में भेज दिया गया था. वेयर ही वॉज ट्रीटेड बैडली, बीटन रेगुलरली एंड पुअरली फेड. जहाँ पे उस ऑर्फनेज में उसको बहुत ही बैडली ट्रीट किया जाता था, डेली उसको मारा जाता था, उसको मारा पीटा जाता था, एंड पुअरली फेड, और उसको खाने पीने की चीजें भी ठीक से नहीं दी जाती थी. वन डे, बीइंग वेरी हंग्री, he asked Mr. Bumble, the strict disciplinarian, for a second helping of gruel. One day, being very hungry. अब ऑब्वियसली कभी कभी होता है कि हमें जितना खाना मिलता है उससे भी कहीं ज्यादा हमें भूख लग जाती है, मतलब हमारी इच्छा करती है कि हम थोड़ा और खा लें. तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसको मतलब खाना मिल चुका था, लेकिन उसके बाद भी उसको और भूख लग रही थी ओलिवर को. और क्योंकि उसको बहुत ज्यादा भूख लग रही थी तो ही आस्क्ड मिस्टर बम्बल. मिस्टर बम्बल जो थे वो वहां के ऑर्फनेज के स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन थे. तो ओलिवर उनको बोलता है सेकेंड हेल्पिंग ऑफ ग्रूल, कि मतलब वो उसको खाने की जो चीज जो डेली उनको मिलती थी, ग्रूल का मतलब है ओट्स विथ वाटर और मिल्क. ओट्स दिए जाते थे उनको पानी के साथ या दूध के साथ, जो भी होता था, तो उसको ग्रूल बोला गया है. या फिर हम बोल सकते हैं कि ऐसा फूड उनको दिया जाता था जिसमें न्यूट्रिशंस नहीं होते थे ज्यादा. तो उसको क्योंकि भूख लग रही थी तो उसने अपने स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन मिस्टर बम्बल से रिक्वेस्ट की कि वो उसको सेकेंड हेल्पिंग ऑफ ग्रूल दे दे. It was decided to drive him out of the workhouse for this impoliteness. अब क्योंकि उसने सिर्फ ये एक चीज मांग ली थी कि उसको और भूख लग रही है तो उसको और खाना चाहिए, तो इस बात पे डिसाइड किया गया कि उसको वर्कहाउस में से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उसका बिहेवियर इम्पोलाइट है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है. The Paris officials offered £5 to anyone who was willing to take him as an apprentice. और वहां के जो ऑफिशियल्स थे, जो ऑफिसर्स थे, पेरिश ऑफिशियल्स, उन्होंने उसकी मतलब नीलामी कर दी ओलिवर की. और उन्होंने ऐसा कहा कि जो भी इस लड़के को एज एन अप्रेंटाइज, अप्रेंटाइज दैट मीन्स कि जो बच्चे जो होते हैं जिनको काम भी करवाया जाता है और ऐसा माना जाता है जैसे इनकी ट्रेनिंग चल रही हो, ठीक है. तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, आपने सुना होगा चाइल्ड लेबर का नाम,
तो इसकी बोली लगा दी गई थी कि जो भी इसको खरीदेगा इसके 5 पाउंड लगेंगे, और आप अगर इसको एज एन एप्रेंटाइज ले जाना चाहते हो तो आप इसको ले जा सकते हो। So finally, an undertaker, Mr. Sowerberry, accepted him as an apprentice. तो finally एक undertaker जो था, undertaker that means a person who prepared dead bodies for burial or cremation and organizes funerals. Undertaker का मतलब होता है ऐसा person जो बॉडी को जैसे किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उनकी बॉडी को पूरा प्रिपेयर करता है और ऑर्गेनाइज करता है फनरल्स, है ना, जो वो शोक सभा होती है उनको ऑर्गेनाइज करता है, तो उसको बोला जाता है अंडरटेकर। तो फाइनली एन अंडरटेकर, और उनका नाम था मिस्टर सोवरबेरी, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया एज एन एप्रेंटाइज, एक एप्रेंटाइज के तौर पे। ऑलिवर वॉज इक्वली बैडली ट्रीटेड देयर। अब जब वहां वो मिस्टर सोवरबेरी के साथ गया एज एन एप्रेंटाइज, तो वहां पे भी ऑलिवर के साथ सेम बिहेव किया जाता था, वहां पे भी उसको बुरी तरीके से मारा जाता था और बहुत ही बुरी तरीके से उसको ट्रीट किया जाता था। मिसेस सॉवरबेरी एंड द अदर apprentice, no Clapole and nose girl Charlotte started creating trouble for him. अब वहां पे मिसेस सॉवरबेरी और भी जो अदर अप्रेंटाइज थे, मतलब अदर ट्रेनीज थे, नो एंड क्लैपोल एंड नोज गर्ल चार्लोट। अब नो थी क्लैपोल एंड नोज गर्ल चार्लोट, और नो की एक लड़की थी जिसका नाम था चार्लोट। तो ये लोग मिलके ऑलिवर के लिए ट्रबल क्रिएट करते थे, उसको परेशान करते थे, उसको मतलब कुछ भी बोल देते थे, गलत तरह की उसके साथ हरकतें करते थे, मारपीट करते थे, जो मतलब उसको जानबूझ के उकसाते थे कि वो उससे लड़े। वन डे नो मेड फन ऑफ हिज मॉम, और एक दिन ऐसा हुआ कि नो जो है वो मजाक उड़ाती है बहुत ज्यादा उसकी मॉम का, ऑलिवर की मॉम का। सो ऑलिवर फॉट विथ हिम एंड हिट हिम, तो ऑलिवर जो है वो उससे लड़ाई झगड़ा कर लेता है और उसको बहुत मारता है। Mrs. Sowerberry, No, and No's girl Charlotte all made up a story about how Oliver tried to kill everyone. अब जब इन सबका लड़ाई झगड़ा हो जाता है आपस में, तो मिसेस सॉवरबेरी, नो और नो की जो गर्ल है चार्लोट, ये सब मिलके एक स्टोरी बनाते हैं कि किस तरह से ऑलिवर ने इन इन लोगों के साथ मारपीट की है और उनको मारने की कोशिश की है। सो मिस्टर सॉवरबेरी अब्यूज्ड एंड बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू। अब जैसे ही मिस्टर सॉवरबेरी आते हैं तो ये उनको गलत स्टोरीज बता देते हैं, जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ऑलिवर बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करता है, लेकिन ये लोग गलत स्टोरी बता देते हैं और उनकी बात मान के, क्योंकि ऑब्वियसली मिस्टर सॉवरबेरी की जो वाइफ है वो भी इन सब में इन्वॉल्व है, तो उनकी बात मान के और मिस्टर सोवरबेरी जो है वो ऑलिवर को बहुत ज्यादा मारते हैं। आफ्टर बीइंग बैडली ट्रीटेड, ऑलिवर डिसाइडेड टू सेट आउट फॉर लंदन ऑन फुट। अब क्योंकि उसके साथ इतना बुरी तरह का बिहेवियर होता है, तो फाइनली ऑलिवर जो है वो डिसाइड कर लेता है कि मैं यहाँ से अब लंदन के लिए जाऊंगा और पैदल पैदल ही यहाँ से मैं निकल जाऊंगा। नाउ Oliver reached the stile at which the bypath terminated and once more gained the high road. Oliver reached the stile. अब Oliver जो है वहां से भागने की कोशिश करता है और वहां पे वो स्टाइल पे पहुंचता है। स्टाइल दैट मीन्स कि जो सीढ़ियां होती हैं, जो हम बोल सकते हैं चढ़ाव जिनको बोलते हैं, उस रास्ते पे बने होते हैं, वहां पे वो पहुंचता है। एट विच द बाईपाथ टर्मिनेटेड, जहां से बाईपाथ उनका टर्मिनेट हो रहा था, मतलब एंड हो रहा था। एंड वंस मोर गेन द हाई रोड, और उसको जो मेन रोड है, लंदन जाने का जो मेन रास्ता है, वो उसको दिखाई दे जाता है। इट वॉज 8 o'clock नाउ, दो ही वॉज नियरली 5 miles अवे फ्रॉम town. He ran and hid behind the edges by turnstile noon, fearing that he might be pursued and overtaken. अब दो ही वॉज नियरली 5 miles अवे फ्रॉम द टाउन, वो अपने गांव से कितनी दूर था? 5 miles अवे था। ही रेन एंड हिड बिहाइंड द हेजेस, तो वो क्या करता है, थोड़ी दूर चलता है और हेजेस के पीछे छुप जाता है। हेजेस का मतलब होता है कि जो रोड के बीच बीच में बने होते हैं ना, जिन पे लिखा हुआ था है कि जैसे अगर आपको मंदसौर जाना है तो यहाँ से जब आप निकलोगे तो आपको रास्ते में जगह जगह वो दिखाई देंगे, रोड पे बने हुए होते हैं कि इतना किलोमीटर और बचा है, इतना किलोमीटर। ये जो यहाँ पे बैठा हुआ है ना, इसको बोलते हैं हेजेस। तो वो हेजेस के पीछे बैठता है थोड़ी थोड़ी देर में, बाय टर्न स्टिल नून, नून तक वो हेजेस के पीछे बैठता है।
और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो बचना चाहता है कि कोई उसके पीछे नहीं आ रहा हो और उसको पकड़ के ले ना जाए, तो इस वजह से वो ऐसा करता है। एंड बिगेन टू थिंक, और वहां पे बैठ के वो सोचना स्टार्ट कर देता है, फॉर द फर्स्ट टाइम वेयर ही हैड बेटर गो एंड ट्राई टू लीव। और वो सोचता है कि मेरे पास ये पहला मौका है जब मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, और मेरा निकलना ही यहाँ से बेहतर है, और मैं यहाँ पे एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकता हूँ। The stone bore an intimation that it was just 70 miles from the spot to London. The name awakened a new train of ideas in the boy's mind. अब वो जहाँ पे स्टोर बोन पे वहां पे बैठा हुआ था, और वहां पे लिखा हुआ था उस हेज पे कि वो लंदन से 70 माइल्स दूर है। फ्रॉम दैट स्पॉट टू लंदन, मतलब इस जगह से उसको लंदन जाना है, यहाँ पे जहाँ पे वो रुका हुआ है यहाँ से उसको लंदन जाना है, और लंदन यहाँ से 70 माइल्स दूर है। द नेम अवेकन्ड अ न्यू ट्रेन ऑफ आइडियाज इन द बॉयज माइंड। और उस मतलब ओलिवर के माइंड में अलग अलग तरह के आइडियाज जो है वो आ रहे थे कि उसको लंदन कैसे जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मतलब जब वो वहां पे बैठा हुआ था तो बहुत सारी चीजें उसके माइंड में आ रही थी। लंदन, दैट ग्रेट प्लेस, नोबडी कुड एवर फाइंड हिम देयर। अब वो मन ही मन में सोच रहा है कि लंदन ये तो बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही बड़ी जगह है, तो यहाँ पे तो मुझे कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। He had often heard the old man in the workhouse to say that no। और ये बात जब वो सोच रहा है तो वो इसलिए सोच रहा है क्योंकि उसने जहाँ जिस वर्क हाउस में वो काम करता था वहां पे उसने एक ओल्ड मैन के मुंह से सुना था कि लंदन जो है वो एक बहुत ही अच्छी जगह है। टू से दैट नो लैड ऑफ स्पिरिट नीड वांट इन लंदन, और एंड दैट देयर वर वेज ऑफ लिविंग इन द वास्ट सिटी विच दोज हु हैड बीन ब्रेड अप इन विलेजेस हैड नो आइडिया ऑफ। और उसने उस ओल्ड मैन के मुंह से ही सुना था कि लंदन इतनी बड़ी जगह है, इतनी बड़ी सिटी है कि वहां पे किसी को भी बहुत इजीली वर्क मिल सकता है, और वो अपनी इतनी बड़ी सिटी में अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकता है। मतलब विलेजेस में जो है काम इतना इजीली नहीं मिलता है, लेकिन लंदन जो है वो एक बहुत बड़ी वास्ट सिटी है जहाँ पे बहुत इजीली काम भी मिल जाता है। इट वॉज द वेरी प्लेस फॉर अ होमलेस बॉय। और उसने सोचा कि मेरे लिए, क्योंकि मैं एक होमलेस पर्सन हूँ, एक होमलेस बच्चा हूँ, तो मेरे लिए उससे अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती। हु मस्ट डाई इन द स्ट्रीट अनलेस समवन हेल्प्ड हिम। जब तक कोई मेरी हेल्प नहीं कर देता तो मुझे क्या है, अगर कोई मेरी हेल्प नहीं करेगा तो मैं इन गलियों में ही मर जाऊंगा जब तक मेरी कोई हेल्प नहीं करेगा। एज दिस थिंग्स पास थ्रू हिज थॉट्स ही जम्प्ड अपॉन हिज फीट। अब क्योंकि उसके माइंड में ये इस तरह की चीजें चलती जा रही थी, तो वो डिसाइड फाइनली अब फिर से कर लेता है कि हाँ मुझे अब लंदन के लिए यहाँ से निकल जाना चाहिए। एंड अगेन वॉकड फॉरवर्ड। अब वो टाउन तक पहुंच गया था, और टाउन से जिस हेज के यहाँ पे बैठा हुआ था वहां पे लिखा हुआ था कि लंदन 70 किलोमीटर्स यहाँ 70 माइल्स यहाँ से दूर है। तो उसने फाइनली डिसाइड कर लिया कि अब मुझे यहाँ से लंदन के लिए चलना स्टार्ट कर देना चाहिए। ही हैड अ क्रस्ट ऑफ ब्रेड। उसके पास क्रस्ट ऑफ ब्रेड था, मतलब ब्रेड का पैकेट था। अ शर्ट, एक शर्ट थी। एंड 2 पेयर्स ऑफ स्टॉकिंग्स, और उसके पास सॉक्स के 2 पेयर्स थे। इन हिज बंडल ही हैड अ पेनी टू इन हिज पॉकेट। और उसके बंडल में उसके पास कुछ पैसे भी थे उसके पॉकेट में। A clean shirt, Oliver thought Oliver, is a very comfortable thing, and so are 2 pairs of darned stockings, and so is a penny, but they are of small help to a 65 miles walk in winter time. अब वो मन में फिर से सोचता है कि एक क्लीन शर्ट मेरे लिए इनफ है और कंफर्टेबल थिंग है। मेरे पास 2 पेयर्स ऑफ स्टॉकिंग्स है, वो भी अच्छे ही हैं, और मेरे पास एक कुछ पैसे भी हैं। बट दे आर अ स्मॉल हेल्प टू अ 65 माइल्स वॉक इन विंटर टाइम। लेकिन ये चीज़ें वैसे तो बहुत है, लेकिन अगर मुझे 65 माइल्स चलना है यहाँ से वहाँ पे जाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें विंटर टाइम, क्योंकि सर्दी का टाइम है, तो ये चीज़ें मुझे इतनी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रह पाएगी। आफ्टर अ गुड डील ऑफ थिंकिंग ही चेंज्ड हिज लिटिल बंडल ओवर टू द अदर शोल्डर एंड मूव्ड ऑन। अब ये सब सोचने के पास जो बंडल उसने अपने इस शोल्डर पे उठाया हुआ था, यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि उसने ये बंडल इसको बोला गया है जो टोटली उसने एक स्टिक से बांधी हुई है। तो इस कंधे से उसने अपने मतलब दूसरे कंधे पे उसको ले लिया, और फिर वो वहां से चलना स्टार्ट कर दिया। It was the very place for a homeless person who must die in the streets of, sorry, we were here.
ही वॉकड 20 माइल्स दैट डे। अब उसका जो फर्स्ट डे था, जब वो लंदन के लिए, जब उसका 70 किलोमीटर्स उसने देखा था, तो उस दिन वो कितने किलो माइल्स चला था? 20 माइल्स। एंड ऑल द टाइम टेस्टेड नथिंग बट द crust of dry bread and a few draughts of water which he begged at the cottage doors by the roadside। उसने उसके पास जो ब्रेड था उसमें से सिर्फ थोड़ा ही ड्राई ब्रेड खाया और कुछ पानी पिया है, वो भी उसको पानी जो है उसको ही बैग्ड, मतलब उसको भीख मांगनी पड़ी कॉटेज डोर्स पे, मतलब कुछ कॉटेज बने हुए थे रोड साइड पे, तो वहां पे उसने उन लोगों से पानी मांग के पिया। व्हेन द नाइट केम ही टर्न्ड इन अ मीडो एंड क्रीपिंग क्लोज अंडर अ hayrick determined to lie there till morning। अब क्योंकि रात हो चुकी थी तो उसने डिसाइड किया कि अब वो इतनी रात को इतने सर्दी के मौसम में नहीं चल पाएगा, तो वो जो घास फूस के ढेर पड़े हुए थे वहां पे जाके सो गया। उसने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे सो जाता हूँ और सुबह उठ के मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ही फेल्ट फ्राइटेंड एट फर्स्ट। स्टार्टिंग में तो उसको वहां पे ऑब्वियसली वो खुला जंगल है और सिर्फ घास पड़ी हुई है, तो वहां पे सोने में उसको बहुत डर लग रहा था। फॉर द विंड रोड ओवर द एम्प्टी फील्ड्स, क्योंकि जो फील्ड्स थी, जो खेत थे, वो पूरे खाली पड़े हुए थे और वहां पे जो हवा चल रही थी, उन हवा का भी एक साउंड आ रहा था जैसे वो रोर कर रही हो। तो एक डरावना सा उसका साउंड आ रहा था। एंड ही वॉज कोल्ड एंड हंग्री, और वो बहुत ज्यादा उसको सर्दी लग रही थी और बहुत ज्यादा उसको भूख भी लग रही थी। एंड मोर अलोन देन ही हैड फेल्ट एवर बिफोर, और वो अपने आप को इतना ज्यादा अपने आप में अकेला मन महसूस कर रहा था जितना उसने कभी भी फील नहीं किया था। Being very tired with his walk, however, he soon fell asleep and forgot his troubles। अब क्योंकि वो उसको डर भी लग रहा था, पर वो 20 माइल्स चला था मॉर्निंग से लेके शाम तक, रात तक, तो वो बहुत ज्यादा थक चुका था और इसीलिए उसको ये सारी चीजें सोचते सोचते नींद आ जाती है। ही फेल्ट कोल्ड एंड स्टिफ व्हेन ही गॉट अप नेक्स्ट मॉर्निंग। अब जब वो सुबह उठता है तो उसको और ज्यादा सर्दी लग रही होती है। एंड सो हंग्री दैट ही वाज ऑब्लिग टू एक्सचेंज द पेनी फॉर अ स्मॉल लोफ। और वो उसको इतनी ज्यादा भूख लग रही थी कि उसके पॉकेट में जो एक पेनी थी, दैट मीन्स के कुछ पैसे जो रखे हुए थे, फाइनली वो उसको यूज करने पड़े और उसने अपने लिए स्मॉल लोफ लिया। लोफ दैट मीन्स के वो ब्रेड का ही एक टुकड़ा होता है, उसको बोला जाता है लोफ। इन द वेरी फर्स्ट विलेज थ्रू विच ही पास्ड, मतलब फर्स्ट विलेज में ही उसको अपनी जो पेनी है, दैट मीन्स जो पैसे हैं, उनको यूज करने पड़ गए। ही हैड वॉक्ड नो मोर देन 12 माइल्स व्हेन नाइट क्लोज्ड इन अगेन। और उस दिन, मतलब उसका सेकेंड डे था, फर्स्ट डे वो 20 माइल्स चला, लेकिन सेकेंड डे वो 12 माइल से ज्यादा नहीं चल पाया। हिज फीट वर सॉर एंड हिज लेग्स सो वीक दैट दे ट्रम्बल्ड बीनीथ हिम। उसके जो फीट्स हैं वो सोर हो चुके थे, उनमें मतलब घाव पड़ चुके थे बहुत ज्यादा, और वो मतलब उसके लेग्स जो हैं वो बहुत ज्यादा चल चल के वीक हो चुके थे। Another night passed in the damp air made him worse when he set forward on his journey. Next morning he could hardly crawl along। अब वापस से उसको रात में उसी तरह के खेत में, उसी तरह की हवा में, उसको गंदी वाली हवा में सोना पड़ा, जिसकी वजह से उसकी सुबह तक कंडीशन जो थी वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो अपनी जर्नी को इजीली कंटिन्यू नहीं कर सकता था। उसकी हालत इस तरह की हो गई थी कि चलना तो बहुत दूर की बात है, वो क्रॉल भी नहीं कर पा रहा था, मतलब रैंक भी नहीं पा रहा था। He waited at the bottom of a steep hill till a stagecoach came up। फिर वो एक हिल पे नीचे की साइड वेट करता है और मतलब वो वेट करता है जब तक कोई स्टेज कॉच नहीं आ जाता। स्टेज कॉच मतलब जो एनिमल्स को यूज करके एक गाड़ी बनाई जाती है जो पूरी पैक होती है, ठीक है, उसको बोला जाता है स्टेज कॉच। एंड देन begged of the passengers outside but there were a very few who took any notice of him। अब हिल पे जब वो नीचे बैठा हुआ था तो वहां से पैसेंजर्स जो निकल रहे थे, तो उसने सोचा कि जब यहाँ से पैसेंजर्स निकलेंगे तो मैं उनसे भीख मांगूंगा, मतलब ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो वो वहाँ डिसाइड करता है, लेकिन जब वो ऐसा करना स्टार्ट करता है तो वहाँ के जितने भी पैसेंजर्स, कोई भी, मतलब बहुत सारे लोग उसको नोटिस ही नहीं करते हैं। एंड इवन दोज टोल्ड हिम टू वेट टिल दे गॉट टू द टॉप ऑफ द हिल। और कुछ ऐसे होते हैं कि वो कुछ पैसेंजर्स ऐसे होते हैं जो ओलिवर को बोलते हैं कि पहले हम ऊपर से जाके आ जाएं और फिर जब हम आएंगे तो तब तुम्हें हम पैसे दे देंगे। एंड देन लेट देम सी हाउ फार ही कुड रन फॉर अ हाफ पेनी। और कुछ लोग ऐसे थे जो उसको बोलते हैं कि हम हिल के टॉप पे जा रहे हैं तो तुम एक काम करो, हमारे पीछे पीछे आओ, हम देखना चाहते हैं कि तुम हाफ पेनी के लिए कितना ज्यादा हमारे साथ
चल सकते हो, मतलब इस तरह का लोग उसके साथ बिहेव करते हैं। पुअर ओलिवर ट्राइड टू कीप अप विद द कोच अ लिटिल वे। अब क्योंकि लोग तो पैसेंजर्स जो है वो तो स्टेज कोच में एक गाड़ी के अंदर है और वो जो है वो पैदल चल रहा है और उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। तो इस तरह से लोग जो है वो उसको परेशान कर रहे थे, लेकिन कोई उसको पैसे नहीं दे रहा था। बट वॉज अनेबल टू डू इट बिकॉज ऑफ हिज फैटिक एंड सोर फिट। अब वो जिन लोगों ने उसको बोला था कि चलो हम हील पे जा रहे हैं और हम देखते हैं कि तुम कहाँ तक हमारा पीछा कर सकते हो, अगर तुमने हमारा पीछा किया तो हम तुम्हें हाफ पे नहीं दे देंगे, तो वो कंटिन्यू करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता है, वो उन तक नहीं पहुंच पाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुका होता है और उसके जो फीट होते हैं वो भी मतलब बहुत जख्मी हो जाते हैं। व्हेन द आउटसाइडर्स सो दिस दे पुट देयर हाफ पेंस बैक इनटू देयर पॉकेट्स अगेन। अब वो जो पैसेंजर्स थे वो जब देखते हैं कि ये जो बॉय है ये तो हमारे पीछे आ ही नहीं पाया, और क्योंकि उन्होंने बोला था कि अगर तुम हमारे पीछे आ जाओगे तो हम तुम्हें पैसे दे देंगे, तो अब ये अगर हमारे पीछे नहीं आ पाया है तो वो अपनी जो हाफ पेनी उसको देने के लिए निकालते थे वो वापस से अपने पॉकेट में रख लेते हैं, डिक्लेयरिंग दैट ही वॉज एन आइडियल यंग डॉग एंड डिडंट डिजर्व एनीथिंग। और वो उसको बोलते हैं कि तुम एक कुत्ते की तरह हो और तुम कुछ भी डिजर्व नहीं करते हो। एंड द कॉच रेटल्ड अवे एंड लेफ्ट ओनली अ क्लाउड ऑफ डस्ट बिहाइंड। और ये ऐसी चीज बोल के वो लोग वहां से अपने स्टेज कॉच में निकल जाते हैं और ओलिवर के मुंह पे जो स्टेज कोच निकलता है तो जो धूल होती है, जो डस्ट होती है, वो सब उसके फेस पे आ जाती है। Okay, so from here we will continue this chapter tomorrow.